Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Introduction. माइंड पावर, एक इंसान जिसने अपने तरीके से सोचा। हमारे थॉट्स मतलब हमारे विचार असली चीजों जैसे होते हैं, और जब इन थॉट्स में स्ट्रांग होने के साथ उनमें बर्निंग डिजायर मतलब इच्छा शक्ति होती है, तब विचार पावरफुल चीजें बन जाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन के बिजनेस एसोसिएट एडविन सी बार्न्स ने डिस्कवर कर लिया था कि लोग सोच के अमीर कैसे बनते हैं। उनमें एडिसन के साथ काम करने का एक बर्निंग डिजायर था। इस डिजायर को पूरा करने के लिए उनके सामने प्रॉब्लम्स भी थीं, जो किसी नॉर्मल इंसान को हार मान लेने पर मजबूर कर सकती है। पर बार्न्स का डिजायर आम नहीं था। बार्न्स के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में एडिसन ने कहा कि उनके चेहरे पे जुनून दिख रहा था। उससे वो समझ गए थे कि ये इंसान अपने डिजायर को हासिल करके रहेगा। बार्न्स का दिखावा इम्पोर्टेंट नहीं था, पर उनके थॉट्स इम्पोर्टेंट थे। बहुत समय तक मामूली सैलरी पर काम करने के साथ बार्न्स ने एडिसन के बिजनेस एसोसिएट बनने के डिजायर को जिंदा रखा और उसे इंटेंस बनाते रहे। जब जिंदगी मौका देती है तब सीधे मुंह नहीं देती। बार्न्स को भी अपना मौका एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन में ढूंढना पड़ा। जब एडिसन की मार्केटिंग टीम को उस मशीन पे भरोसा नहीं था, तब बार्न्स ने वो काम उठाया और बहुत सक्सेसफुली पूरे देश में वो मशीन के सेल्स और इंस्टॉलेशंस करवाए। इस बिजनेस एसोसिएशन से बार्न्स ने बहुत पैसे कमाए, और ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, और उस डिजायर पे आखिर तक डिटर्मिनेशन से डटे रहे। बार्न्स के पास पैसा और नॉलेज नहीं था, पर उनके पास एक हौसला था और उस पे भरोसा था, जिससे उन्होंने जीत हासिल की। 3 feet from gold। सक्सेस ना मिलने का सबसे बड़ा रीजन है टेम्पररी हार से क्विट करना, और ये भूल हर इंसान कभी ना कभी करता है। आर.यू. डार्बी के अंकल पर सोने की खान ढूंढ के अमीर बनने का भूत सवार था। काम मुश्किल था, पर उनका गोल डेफिनेट था। हफ्तों बाद उन्हें सोना मिला और पता चला कि उन्हें सबसे अमीर खदान मिली है। उन्होंने किसी को नहीं बताया और माइनिंग करते रहे, पर कुछ दिनों तक खुदाई करने के बाद सोना मिलना बंद हो गया। बहुत खुदाई करने के बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तब वो ड्रिलिंग का सामान कबाड़ी वाले को बेच के घर चले गए। कबाड़ी वाला होशियार था। उसने माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और उसकी कैलकुलेशन से पता चला कि जहां डार्बी ने खुदाई करना बंद किया था, उसके सिर्फ 3 फीट नीचे सोना था। कबाड़ी वाले ने एक्सपर्ट की सलाह ली और रातों रात अमीर बन गया। पर इस घटना के बाद डार्बी ने एक चीज समझ ली कि डिजायर को सोने में बदला जा सकता है। डार्बी ने भी ये सीख अपने इंश्योरेंस बिजनेस में लगाई और उन कम लोगों में से एक बने जो एनुअली $1 मिलियन के इंश्योरेंस बेचते थे। सक्सेस के पहले लाइफ में ऐसी छोटी और टेम्पररी हार जरूर आती हैं, जिसे इंसान को सक्सेस के ठीक पहले गिराने में मजा आता है। इस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हमको कभी भी छोटी सी प्रॉब्लम आने पर हार नहीं माननी चाहिए और अपने गोल की तरफ जाते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आगे क्या हो, और शायद अगले ही कदम पर हमको हमारी मंजिल मिल जाए, और इस तरह से मिले जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं हो। A 50 cent lesson in persistence। मिस्टर डार्बी जब अपने एक अंकल के फार्म पर उनकी हेल्प कर रहे थे, तब एक साथी फार्मर की छोटी बेटी आई और अपनी माँ के कहने पर मिस्टर डार्बी के अंकल से कुछ पैसे मांगने लगी। अंकल के 2 बार मना करने और वापस घर जाने के ऑर्डर पर उस लड़की ने यस सर कहा, पर अपनी जगह से हिली नहीं। गुस्से में आके अंकल हाथ में डंडा लेके बच्ची की ओर बढ़े, पर बच्ची ने सामने आके अंकल की आंखों में देखकर चिल्लाते हुए कहा कि उसकी माँ वो पैसे डिजर्व करती है। अंकल सहम गए और अपनी जेब से पैसे निकाल के बच्ची को थमा दिए। मिस्टर डार्बी ये सब देखते हुए सोच रहे थे कि उन्होंने पहली बार एक ब्लैक बच्चे को एक व्हाइट आदमी से जीत हासिल करते देखा। सालों बाद मिस्टर डार्बी ने ऑथर को ये किस्सा बताते हुए पूछा कि ये कौन सी पावर है। इस पावर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है। ऑथर कहते हैं कि लोगों में एक गलतफहमी है कि कड़ी मेहनत करने वाले ही अमीर बनते हैं, पर जो सोचकर अमीर बनते हैं उन्हें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ऑथर कहते हैं कि इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी इम्पॉसिबल वर्ड है। लोग सक्सेस से ज्यादा फेलियर के बारे में सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने जब अपने इंजीनियर्स को V8 इंजन की डिजाइन बनाने के लिए कहा था, तब सबने कहा कि ये बनाना इम्पॉसिबल है। फोर्ड ने उनको फिर भी काम करने को कहा
पर 1 साल तक कोई सक्सेस नहीं मिली। सब लोगों का जवाब एक ही था, इम्पॉसिबल। फोर्ड ने उन्हें ऑर्डर दिया कि उन्हें किसी भी हाल पे डिजाइन चाहिए और उसके बाद बहुत जल्द इंजीनियर्स को एक हिस्टोरिक इंजन बनाने में सक्सेस मिली। ये सक्सेस फोर्ड की डिटर्मिनेशन की वजह से उन्हें हासिल हुई थी। जब हमारे अंदर कुछ करने का जुनून होता है तो जरूरी नहीं कि पहले किसी ने वो चीज करी हो या नहीं। अगर हम खुद पर पूरा भरोसा करें तो हम खुद अपनी तकदीर लिख सकते हैं और हिस्ट्री में उस काम को करने वाले पहले इंसान बन सकते हैं। यही चीज विनर्स को दूसरों से अलग करती है। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड कैप्टन ऑफ योर सोल। ऑथर कहते हैं कि पोएट विलियम अर्नेस्ट हेनली की ये लाइंस, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड कैप्टन ऑफ योर सोल, एकदम सच है, क्योंकि हम में अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का पावर है। और साथ में पोएट को ये भी बताना चाहिए कि ये ब्रह्मांड भी एक शक्ति है जो हमारे विचारों से खुद को बदलती है और हमें इन्फ्लुएंस करती है। ऑथर कहती है कि ये पावर आपको अमीर बनाने के साथ गरीब भी बना सकता है। ऑथर कहते हैं कि पोएट को ये बताना चाहिए था कि अमीर बनने से पहले हमें अमीर बनने के इंटेंस डिजायर से चिपके रहना होता है। बुक के पहले चैप्टर में बताए गए प्रिंसिपल को ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और कहते हैं कि उनके करीबी दोस्त और उनके अपने बेटे को उस प्रिंसिपल से फायदा हुआ है। साथ ही यूएस के एक सेनेटर जेनिंग्स रैंडोल्फ ने ऑथर के सलेम कॉलेज में दिए हुए लेक्चर से वो प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अप्लाई किया था और एक लेटर में ऑथर को उस प्रिंसिपल की बुक पब्लिश करके अमेरिकन्स को सेवा करने की रिक्वेस्ट भी की थी। इस प्रिंसिपल को ऑथर ने 500 लोगों की लाइफ को स्टडी करने के बाद डिराइव किया है, जो नेक्स्ट चैप्टर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिचेस नाम से लिखा हुआ है। चैप्टर 1 डिजायर, द टेल ऑफ अ वॉरियर। जब एडविन बार्न्स पहली बार एडिसन को मिलने जा रहे थे तब वो अपने आप को एडिसन के सामने खड़ा हुआ इमेजिन कर रहे थे। उनका डिजायर कोई होप या विश नहीं थी, पर एक जीता जागता डिजायर जो उनके दिमाग में जमा हुआ था। जो लोग बार्न्स को सिर्फ उनकी सक्सेस के बाद से जानते थे वो उनसे जलते थे, क्योंकि उन्हें बार्न्स की सफलता का राज नहीं पता था। सफलता तक बार्न्स अपने डिजायर पे अड़े हुए थे जब तक वो उनकी जिंदगी का जुनून और एंड में सक्सेस नहीं बना। एक जांबाज योद्धा का एक किस्सा बताते हुए ऑथर कहते हैं कि योद्धा एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने जा रहा था। उसकी सेना भी दुश्मन की सेना से छोटी थी, पर उसने हार नहीं मानी। नाव से दुश्मन के देश तक पहुंचने के बाद उसने सारी नाव जला दी, जिससे पूरी सेना के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। जीत और मौत के बीच खड़ी उस सेना ने शानदार जीत हासिल की। ये कहानी पढ़कर हम समझ सकते हैं कि ऑथर डिजायर पर कितना जोर देते हैं और उनके हिसाब से जिस इंसान में कुछ करने की लगन होती है वो इंसान ही जिंदगी में बड़े काम कर पाता है, बिना किसी के डर के और खुद पर पूरा यकीन रखते हुए। ऑथर कहते हैं कि जिन्हें ऐसे ही जीतने की लगन हो उन्हें अपनी शिप्स जला देनी चाहिए। शिकागो के एक बहुत बड़ी फायर एक्सीडेंट के बाद वहां के दुकानदारों ने डिसाइड किया कि सब लोग शिकागो छोड़कर कहीं और बसेंगे, पर उनमें से एक मार्शल फील्ड ने ठान लिया कि उसी जगह पे दुनिया की सबसे शानदार दुकान बनाएंगे और 1871 में उन्होंने वहां बर्निंग डिजायर नाम की दुकान बनाई। मार्शल फील्ड और बाकी दुकानदारों में यही अलग था कि मार्शल का डिजायर मजबूत था, वैसे ही जैसे बार्न्स का था। हर इंसान पैसा चाहता है, पर सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, पर उसे जुनून बना के मजबूत प्लान के साथ मेहनत करने पे पैसा कमा सकते हैं। मार्शल के साथ जो हुआ और उसके बाद जो उन्होंने किया जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि हम कभी भी हार न माने और अपने सोचे हुए गोल को किसी भी हालत में पूरा करें, भले ही हमारी सिचुएशन कैसी भी हो। 6 ways to make money। पैसे कमाने की इच्छा पूरी करने के लिए ऑथर ने 6 तरीके बताए हैं। आपको जितने पैसे चाहिए वो अपने दिमाग में फिक्स कर लो। आप उतने पैसे के बदले सामने क्या देना चाहते हैं उसे भी डिसाइड कर लो। आपको कब तक पैसा चाहिए उसकी एक फिक्स डेट अपने दिमाग में ठान लो। आपकी इच्छा के हिसाब से कमाए हुए पैसे, उसके लिए आपका सैक्रिफाइस और उसके लिए आपके बनाए प्लान को एक पेपर पे लिखिए। ये लिखी हुई चीज को रोज सोने से पहले और उठने के बाद पढ़ें। ये स्टेप्स फॉलो करके आप खुद को अपना गोल कंप्लीट करते हुए देख पाएंगे। ये 6 स्टेप्स को थॉमस एडिसन से भी मान्यता मिली है। एडिसन ने कहा था कि किसी भी गोल को फुलफिल करने में ये स्टेप्स फॉलो करने जरूरी हैं। इन 6 स्टेप्स में ज्यादा मेहनत नहीं है,
बस इमेजिनेशन की जरूरत है, क्योंकि पैसा सिर्फ नसीब और किस्मत से नहीं मिलता। आपको ये जानना चाहिए कि दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान सपने देखता है। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर ने भी सपना देखा था, जिससे वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बना। अगर आप अपनी सोच में खुद को सक्सेसफुल नहीं देख पाते, तो असलियत में भी नहीं हो पाएंगे। इस दुनिया में नई और बेहतर चीजों की लोग मांग करते हैं, पर हर नए और बेहतर चीजों के पीछे एक क्वालिटी होती है, और वो है अपने पर्पस को लेकर पैशन, उद्देश्य की निश्चितता, जो चाहते हैं उसकी समझ और उसे हासिल करने की इच्छा। हम जिनको पैसा कमाना है, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि दुनिया में सच्चे नेता वही बने हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल लगने जैसी सिचुएशन में भी कुछ पॉसिबल करके दिखाया है। टॉलरेंस और खुला दिमाग आज की जरूरत है। न्यू आइडियाज या थॉट से जो दूर भागते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस बदली हुई दुनिया में जीतने के लिए इतिहास के बड़े नामों ने देखे हुए सपनों को समझना जरूरी है। हाउ द ग्रेट सॉ द फ्यूचर। कोलंबस ने भी एक नई दुनिया का सपना देखा था, अपनी जिंदगी दांव पे लगाई और नई दुनिया ढूंढी। कोपरनिकस ने भी एक से ज्यादा दुनिया का सपना देखा था, किसी ने इम्पॉसिबल नहीं कहा। हेनरी फोर्ड ने भी बिना घोड़े की गाड़ी का सपना देखा था, और आज शायद दुनिया में रोड्स पर सबसे ज्यादा पहिए चलाने वाली कंपनी के मालिक हैं। एडिसन ने भी बिजली से चलने वाले लैंप का सपना देखा था, और 10,000 से ज्यादा नाकाम एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी हार नहीं मानी और सफल हुए। रियलिस्टिक सपने देखने वाले हार नहीं मानते। राइट ब्रदर्स ने भी हवा में उड़ने वाली मशीन का सपना देखा था, और आज पूरी दुनिया उनके उस सपने को रियलिटी में देख रही है। शायद हमें शुरुआत में असफलता मिले, निराशा मिले और शायद दिल भी दुखे, पर इन सभी चीजों से गुजर के ही हमें जीत मिलेगी, और उस जीत की इज्जत करने की समझ मिलेगी। ऐसा भी हो सकता था कि आपके सपने दूसरों को बहुत बड़े लगें और वो आपको सीरियसली ना लें। इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि खुद को ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए जो आपके फ्यूचर के बारे में आपके जितने ही पॉजिटिव हों और आपके गोल्स की रिस्पेक्ट करें। ऐसे लोग वही होते हैं जिनके खुद के गोल्स भी खुद बहुत ही बड़े होते हैं और उनकी सोच भी आप जैसी ही होती है। इंग्लिश लिटरेचर के सबसे अच्छे कामों में से एक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के ऑथर जॉन बुनियन ने भी किताब लिखने से पहले धर्म के लिए अपने विचारों के लिए जेल में सजा काटी थी। चार्ल्स डिकेंस और रॉबर्ट बर्न्स जैसे ऑथर्स और पोएट्स ने भी सक्सेसफुल होने से पहले बहुत मुश्किलों का सामना किया था। उम्मीद, भरोसा, हिम्मत और सहिष्णुता, ये 4 चीजें जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। आपके गोल के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इच्छा रखने से कोई चीज हासिल नहीं होती। ऑथर के हिसाब से चाहे कुछ भी हो जाए और कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, पर हमको अपने गोल के ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए और खुद के ऊपर से भरोसा जरा सा भी कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा सोचा हुआ गोल जरूर पूरा होगा। डिजायर आउटविट्स मदर नेचर। ऑथर खुद के छोटे बेटे के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उनके बेटे के जन्म के वक्त उसको सुनने में प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने कहा था कि वो शायद पूरी जिंदगी सुन और बोल नहीं पाएगा। पर ऑथर कहते हैं कि कैसे ऑथर ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और अपने अंदर एक डिजायर जगा के रखा अपने बेटे को नॉर्मल बनाने का। जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा होता गया, ऑथर हिल और उनकी वाइफ ने बेटे के अंदर भी ये डिजायर जगाने की कोशिश शुरू की। उसको नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीटमेंट मिले, उस पे जोर दिया, यहाँ तक कि उसे नॉर्मल स्कूल में भी भेजा। ऑथर बताते हैं कि जैसे समय बीतता गया, उनका बेटा कुछ कुछ सुनने लगा। इसी तरह उनका बेटा बड़ा हुआ और वो क्लासरूम्स में लेक्चर्स अटेंड करता, भले ही उसे कुछ सुनाई नहीं देता हो। उसने अलग अलग मशीन्स भी ट्राई की जिसकी हेल्प से वो सुन सके, पर कोई मशीन ज्यादा हेल्पफुल नहीं निकली। पर फिर एक दिन एक कंपनी के कान की मशीन की मदद के बाद वो सब कुछ अच्छी तरह से नॉर्मल लोगों की तरह सुनने लगा। ये मशीन मिलना उसकी लाइफ में किसी चमत्कार से कम नहीं था और उसने पहली बार किसी नॉर्मल इंसान की तरह सुनना शुरू कर दिया था। आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर को एंजॉय कर रहा है और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है जो एक टाइम पे उसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। ऑथर कहते हैं कि ये सब डिजायर की वजह से हुआ है। ऑथर और उनकी पत्नी में ये डिजायर था जो फिर उनके बेटे में भी जागने लगा और ऐसी डिजायर और फेथ से ही सोच को रियलिटी में बदला गया। ऑथर एक फेमस ओपेरा सिंगर शूमन हाइंकी की बात करते हैं।
उनको एक बार वियना कोर्ट ओपेरा के डायरेक्टर ने उनके कपड़ों को देख के उन्हें गाने का मौका नहीं दिया था। शायद वो डायरेक्टर गाने के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर वो ये नहीं जानते थे कि बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति क्या कुछ करवा सकती है। उस दिन के रिजेक्शन को सिंगर ने बहुत सीरियसली लिया और खुद पर काम करना शुरू किया, और फ्यूचर में वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी और सक्सेसफुल ओपेरा सिंगर्स में से एक बनी। चैप्टर 2, फेथ। हाउ टू डेवलप फेथ। फेथ यानी कि श्रद्धा जब थॉट्स के साथ मिलती है तब सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस बन जाती है। फेथ, लव और सेक्स सबसे पावरफुल इमोशंस हैं। जब ये तीनों इमोशंस मिलते हैं तब इनमें ह्यूमन बीइंग की सोच से इन्फिनिट इंटेलिजेंस तक का सीधा कनेक्शन होता है। ऑथर कहते हैं कि श्रद्धा दिमाग के सोचने का एक तरीका है जो किसी इंसान में जगाई जा सकती है या फिर पैदा की जा सकती है, या तो सोच के हेल्प से या किसी के बार बार समझाने से। किसी और में श्रद्धा जगाने का एक रास्ता है उन्हें दिए गए ऑर्डर्स का बार बार पालन करना। श्रद्धा को क्राइम के साथ जोड़ते हुए ऑथर कहते हैं कि जैसे लोग पहली बार क्राइम करने पे बुरा महसूस करते हैं और जैसे क्राइम करते जाते हैं उन्हें वो पसंद आने लगता है, वैसे ही श्रद्धा भी जितनी ज्यादा ऑर्डर का पालन करने में लगाई हो उतनी बढ़ती है। बहुत लोग ऐसी गलत मेंटालिटी रखते हैं कि उनका नसीब खराब है या फिर उन पे किसी की नजर लगी है जिससे वो जिंदगी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बुरे विचार आपके दिमाग पे बुरी तरह असर करते हैं। ऐसे लोगों को खुद पे श्रद्धा रखने की जरूरत है। लोग अपनी लक के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं और इसको ब्लेम करते हैं। ऐसे लोगों को इन सब बातों को नहीं मानना चाहिए और अपने काम और मेहनत पर फोकस करना चाहिए। हमारा फोकस जितना ज्यादा अच्छे थॉट्स पर होगा, हमारे दूसरे थॉट्स भी उसी तरह के होते जाएंगे और इससे एक अच्छे थॉट्स की चेन बनते चली जाएगी जो हमारी श्रद्धा को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। फेथ इज स्टेट ऑफ माइंड व्हिच मे बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेशन। श्रद्धा जगाने का एक रास्ता ये भी है कि आप अपने दिमाग को डोमिनेट करो और उसे ये सोचने पे मजबूर कर दो कि आपको किसी चीज पे श्रद्धा है। जब दिमाग ऐसे पॉजिटिव इमोशन से डोमिनेट होता है तब दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जब इंसान कोई झूठ बार बार बोलता है तब वो उस झूठ को सच मानने लग जाता है। वैसे ही खुद को बार बार यकीन दिलाने से दिमाग अपने आप श्रद्धा जगाने लगेगा। ऑथर कहते हैं कि श्रद्धा जगाने के लिए कॉन्फिडेंस होना सबसे जरूरी है। कॉन्फिडेंस ना होना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। किसी चीज के बारे में बार बार सोच के और उसके बारे में खुद से बातें करके ये कॉन्फिडेंस जगाया जा सकता है। दिमाग को जिस तरह से समझाओ वो उस तरह से काम करता है। दुनिया में बहुत सालों से मेंटल सुसाइड के केसेस भी सामने आए हैं। मतलब ऐसे लोग जो इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वो जिस भी प्रॉब्लम में है वो उससे निकल नहीं पाएंगे या फिर टेंशन के मारे मर जाएंगे, और उनके साथ होता भी ऐसा ही है। वो यूजुअली हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ऐसे मेंटल सुसाइड्स बहुत ही कॉमन है। एक बैंक एम्प्लॉय की बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि जुए में पैसा हारने के बाद वो एक होटल के रूम में जाके छुप गया। जब 3 दिन बाद लोग उस तक पहुंचे तब वो बेड पे पड़े पड़े बस यही कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, और उसके कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। ऐसे लोग अपने नेगेटिव थॉट्स और टेंशन को खुद पर इतना ज्यादा हैवी होने देते हैं कि वो शांत दिमाग से सोचने की ताकत खो देते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी भी किसी तरह के शॉक को हैंडल नहीं कर पाती। इसलिए जरूरी है कि खुद के थॉट्स को अच्छा रखना, जिससे कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा ही शांत रहे और हम एक हेल्दी तरीके से सोच सकें और काम कर सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला। ऑथर बताते हैं कि अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्टिवेट करने के लिए 6 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। 1. खुद पर यकीन करना कि आप जो चाहते हैं उसे पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए। खुद को प्रॉमिस करना कि जो भी गोल आपने खुद के लिए सोचा है उसके लिए आप मेहनत से और लगन से काम करेंगे और उसे किसी भी हालत में पूरा करेंगे। 2. इस बात पर यकीन करना कि जिन थॉट्स के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे और उन पर जोर देंगे वो जरूर हकीकत में बदल जाएंगे। इसके लिए आपको हर रोज 30 मिनट तक अपने थॉट्स पर फोकस करना है और जैसा इंसान आप बनना चाहते हैं उस बारे में इमेजिन करना है और दिमाग में एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनानी है। 3. ऑटो सजेशन के लॉ के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए
खुद को इस बात का यकीन दिलाना है कि आप जिस भी थॉट पर फोकस करेंगे वो सच होने के लिए आपको रास्ते दिखाएगा, और उस रास्ते को पहचान पाने के लिए आपको हर रोज 10 मिनट्स अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने में लगाने हैं। चौथा, आपको अपने गोल को पूरी डिटेल में लिखना होगा और उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी में उस गोल को पूरा करना चाहते हैं और उसे पूरा करने के बाद क्या करना चाहते हैं। ऐसा लिखने के बाद आपको खुद को प्रॉमिस करना है कि आप इसे पूरा करने के लिए अपने अंदर जितनी आपको जरूरत है उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। पांचवा, खुद को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि किसी भी तरह की वेल्थ या सक्सेस को पाने और मेंटेन करने के लिए सच्चाई और इंसाफ के साथ चलना पड़ता है। इसलिए इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आप कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। अपने अंदर के सभी नेगेटिव इमोशंस जैसे हेट्रेड, जेलसी, सेल्फिशनेस को खत्म करते हुए दुनिया में हर किसी के लिए प्यार और पॉजिटिव इमोशन ही सोचेंगे और अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ बेटर करने के लिए डेडिकेट करेंगे। ऐसा करने से ही लोग आपको अपने गोल को हासिल करने में हेल्प कर सकेंगे। छठा, आपको लास्ट स्टेप में खुद का नाम अपने लिखे हुए पेज के नीचे साइन करना है और हमेशा याद रखना है इन सारे स्टेप्स को। ये आपकी मेमोरी से कभी निकलने नहीं चाहिए और आपको जिंदगी भर इनको सीरियसली फॉलो करना है। ऐसा करने से ये आपको थॉट्स एंड एक्शंस में दिखने लगेंगे और जैसा सक्सेसफुल इंसान आप बनना चाहते हैं आप धीरे धीरे वैसे ही इंसान बन जाएंगे। साइंटिस्ट्स ने इस फॉर्मूला को लॉ ऑफ ऑटो सजेशन कहा है, एक्टिवेशन ऑफ फेथ। बहुत बार लाइफ में कोई हादसा या इंसान हमारे अंदर सोए हुए सक्सेस की क्वालिटीज को बाहर निकाल कर लाता है। 40 की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जो कुछ भी किया वो उसमें फेल हो गए थे, पर 40 के बाद ही उनके प्यार ने उन्हें एक महान व्यक्ति बनाया। जब लिंकन पूरी तरह से अकेले हो गए और लाइफ में हारने की कगार पर थे, तब उन्होंने अपने अंदर सक्सेसफुल होने की श्रद्धा जगाई, और जब किसी को उनसे कोई उम्मीद नहीं थी तब उन्होंने अपनी लाइफ में महान काम किए और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया। लोग आज भी लिंकन को एक इंस्पिरेशन मानते हैं, और जब भी लाइफ में हारने वाले होते हैं और जीत का कोई चांस नहीं दिखाई देता तब वो लिंकन को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि उनको हेल्प मिलती है। गांधी जी की बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि गांधी जी के पास कोई पैसा, सेना कुछ नहीं था, पर फिर भी उनके पास पावर थी श्रद्धा की, जिससे उन्होंने करोड़ों लोगों में श्रद्धा जगाई। यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की बात करें तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक इंसान के दिमाग में बना था, उसका प्लान भी उसी दिमाग में बना था। वो इंसान चार्ल्स श्वाब है। उन्हीं की इच्छा, आस्था और सोच से $600 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, बस एक आइडिया से। जब वो कंपनी सेट कर रहे थे तब उन्हें पता था कि उनकी कंपनी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी और लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करेगी, और ऐसा ही हुआ। चैप्टर 3, ऑटो सजेशंस। What auto suggestion means? ऑटो सजेशन एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब है खुद को सुझाव देना। हमारे शरीर की 5 सेंसेस से जो सजेशंस हमारे दिमाग को मिलते हैं वो दिमाग एक्सेप्ट करता है, और इसे ही ऑटो सजेशन और सेल्फ सजेशन कहते हैं। सबकॉन्शियस दिमाग तक पहुंचने वाली सब चीजों का कंट्रोल इंसान के पास होता है, उसकी 5 सेंसेस के द्वारा। पर ज्यादातर केसेस में इंसान उन्हें कंट्रोल नहीं करता, तभी बहुत लोग अपनी जिंदगी गरीबी में निकालते हैं। पर दिमाग भी सिर्फ वही चीजें एक्सेप्ट करता है जिसके साथ इमोशंस और फीलिंग्स जुड़ी हो। सिर्फ कह देने से दिमाग चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं वो आपके डिजायर पे, आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अपनी इच्छा पे ध्यान तब तक रखना है जब तक वो जुनून ना बन जाए। सबकॉन्शियस माइंड को श्रद्धा से दिए हुए कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट होते हैं, वो ऑर्डर्स बार बार देने पड़ते हैं। इस बीच दिमाग के साथ एक ट्रिक भी खेली जा सकती है कि दिमाग को ये विश्वास दिलाओ कि तुम जिस चीज पे भरोसा करते हो वो होकर रहेगी। कभी भी एक डेफिनेट प्लान के इंतजार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप खुद को पैशन के साथ इमेजिन करना शुरू कर दें, तब से शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल्स भेजता रहेगा। जब प्लान दिखेंगे तब वो आपको सिग्नल पहुंचा देगा इंस्पिरेशन के तौर में, जिसे आप इन्फिनिट इंटेलिजेंस से सीधा मैसेज भी मान सकते हैं। और जब आप खुद को वो पैसों के मालिक होते हुए देखें,
तब खुद को उन पैसों के लिए मेहनत करते हुए भी देखना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि इंसान खुद का राजा होता है, पर ये नहीं कहते कि इंसान खुद का राजा क्यों होता है। वो इसीलिए क्योंकि इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उस तरह से इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ सकता है। इंस्ट्रक्शंस। ऑथर ने डिटेल में ऑटो सजेशन को समझाने के लिए और यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं, जिनको यूज करने पर हम इस प्रिंसिपल का पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। हमें पहला काम ये करना है कि किसी शांत जगह में जाना है जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। वहां अपनी आंखों को बंद करके जोर जोर से वो बात रिपीट करनी है जो हमने अपने स्टेटमेंट में लिखी है। इसमें हमें लिखना है कि हम कितने पैसे कमाना चाहते हैं, कब तक उसे कमाना चाहते हैं और उस गोल को पाने के लिए हम क्या क्या करने के लिए तैयार हैं। जब हम ये स्टेप को फॉलो करें तो हमको खुद को उस मनचाही पैसों की अमाउंट के मालिक की तरह इमेजिन करना है। फर्स्ट स्टेप को हर दिन और रात को प्रैक्टिस करना है जब तक आप अपना गोल पूरी तरह से अपनी आंखों के सामने इमेजिन न कर सकें। जब हम ये स्टेप करें तो इस बात का ध्यान रखना है कि डिटेल में हमको अपने गोल के बदले करी जाने वाली मेहनत को बताना है। अगर आप 5 सालों के बाद $5 लाख चाहते हैं और उसके लिए आप एक सेल्समैन का काम करेंगे और पूरी मेहनत से अपने सेल्स को बढ़ाएंगे, तो इस बात को आपको बार बार रिपीट करना है, जिससे आपके खुद के अंदर ये विश्वास आ जाए कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अपने स्टेटमेंट की एक कॉपी को ऐसी जगह रखना है जहां आप उसे आसानी से हर रोज देख सकें और आपको उसे सोने से पहले देखकर पढ़ना है और उठने के बाद जब तक आपको वो पूरी तरह से याद ना हो जाए। इस बात को ध्यान में रखना है कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लॉ ऑफ ऑटो सजेशन को यूज कर रहे हैं, जिसका पर्पस है आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना, और ये ऑर्डर्स पैसा हासिल करने की इच्छा को पूरी करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज 2 टाइप्स की होती हैं, जनरल एंड स्पेशलाइज्ड। जनरल नॉलेज कितनी भी ले लो, वो हमें पैसा कमाने में काम नहीं आ सकती। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के पास बहुत जनरल नॉलेज है, पर उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है। दुनिया का कोई भी स्कूल या कॉलेज रियल लाइफ में किस तरह से पैसे कमाने हैं इस बात को नहीं सिखाता है, जिस वजह से लोग फॉर्मल एजुकेशन से खुश नहीं होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें इतने सालों तक जो सिखाया गया वो उनके ज्यादा काम नहीं आ रहा। पैसा कमाने के लिए किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होने की जरूरत है। नॉलेज तब तक पैसा नहीं खींचेगा जब तक उसे ढंग से, समझदारी से, प्रैक्टिकल प्लान्स के साथ एक डेफिनेट एंड तक ना ले जाया जाए। एजुकेटेड का मतलब होता है अंदर से विकास होना। जरूरी नहीं कि कोई इंसान स्कूल या कॉलेज गया हो और उसने फॉर्मल एजुकेशन लिया हो। इंसान के अंदर की क्यूरियोसिटी और सीखने की चाहत ही उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज दिलवाती है, जिसका यूज वो अपनी फील्ड में करता है और सक्सेसफुल होता है। ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए और बार बार गलतियां करके सक्सेसफुल हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए, पर इन्होंने उस वजह से कभी अपने सीखने की चाहत को जाने नहीं दिया। स्पेशलिस्ट्स मोस्ट सॉट। लोग कहते हैं कि हेनरी फोर्ड ज्यादा पढ़े नहीं थे, पर वो एजुकेटेड जरूर थे। उन्होंने अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से समझा था और खुद को अंदर से एजुकेटेड बनाया था। अच्छे फ्यूचर के लिए पावर होना जरूरी है, और वो पावर आता है ऑर्गेनाइज्ड और समझदारी से इस्तेमाल किए हुए स्पेशल नॉलेज से। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो अच्छा भविष्य बनाए या कहें कि अच्छे पैसे कमाए वही नॉलेज भी रखे। बदलती दुनिया में स्पेशलाइज्ड नॉलेज की अहमियत भी बहुत बढ़ गई है। जिन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, वो भी अब समय के साथ अच्छी जिंदगी जीने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले रहे हैं। स्टुअर्ट ऑस्टिन वायर ने हमेशा से कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बनने का सपना देखा था, पर जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया, उन्हें पता चला कि इस काम से अब ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तब उन्होंने इंजीनियर का काम छोड़ के लॉ की पढ़ाई की और लॉयर बने। मिस्टर वायर ने ये सब तब किया जब वो 40 साल के थे और उनकी शादी भी हो गई थी और 2 बच्चे भी थे। आमतौर पर 4 साल लगने वाले कोर्स को उन्होंने 2 साल में खत्म किया था। स्टुअर्ट की स्टोरी से हम उनके पैशन को समझ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से सिचुएशन के हिसाब से एक नया नॉलेज हासिल करने का सोचा, क्योंकि जो नॉलेज उनके पास पहले से था वो अब उनकी पैसे कमाने में ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता था, जिस वजह से उन्होंने अपने फील्ड को चेंज करने का सोचा और ऐसा सक्सेसफुली किया। It pays to know how to purchase knowledge.
हार और जीत हमारी आदत से जुड़े हुए हैं। हमारी आदतें और आदत के मुताबिक किए हुए काम ही हमें हार या जीत की तरफ ले जाते हैं। आमतौर पर किसी जगह सबसे नीचे से शुरुआत करने पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब आप खुद को बहुत ऊपर देखना चाहते हैं, तब सबसे नीचे रहने में घुटन महसूस होती है। पर इस जगह पे रहकर अपने डिजायर और फेथ को साथ रखकर ऊपर बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक आइडिया भी बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। एक आइडिया नया बिजनेस भी शुरू कर सकता है और एक आइडिया ही किसी पुराने बिजनेस को बहुत ऊपर पहुंचा सकता है। जरूरी नहीं कि सबके पास आइडिया हो, पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज हर कोई ले सकता है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पर राज वही करेगा जिसके पास आइडिया हो। जिस इंसान ने अपने गोल को हासिल करने में टाइम लगाया और उसे बारीकी से समझा हो, वही स्पेशलाइज्ड नॉलेज का हकदार होता है और दूसरे उससे ही सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सामने वाले की अपनी फील्ड में पूरी पकड़ है। ऐसे बहुत लोग हैं जो नॉलेज बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, इसीलिए लोग उनके नॉलेज को खरीदने के लिए तैयार हैं और वो इसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाते हैं। चैप्टर 5, इमेजिनेशन। 2 टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन एक वर्कशॉप है जहां इंसान के सभी प्लान्स तैयार होते हैं। डिजायर को यहाँ शेप दिया जाता है। कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी इमेजिन करता है वो बनाता है, पर इंसान ये नहीं जानता कि इमेजिनेशन ही उसकी लिमिटेशन है। सक्सेस के टॉप तक अभी इंसान अपनी इमेजिनेशन के जरिए नहीं पहुंच पाया है। इंसान को बस अभी तक यही मालूम पड़ा है कि उसके पास इमेजिनेशन है और वो उसे यूज कर सकता है। इमेजिनेशन 2 प्रकार की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन कुछ बनाती नहीं है, ये बस एक्सरसाइज, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चलती है और प्रॉब्लम सॉल्व करती है। जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन फाइनाइट माइंड को इन्फिनिट इंटेलिजेंस से मिलाती है। क्रिएटिव एनर्जी तभी काम करती है जब कॉन्शियस माइंड बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और किसी स्ट्रॉन्ग डिजायर से डोमिनेटेड होता है। ऑथर कोका कोला की बात करके कहते हैं कि कोका कोला ने अपनी मार्केटिंग से अपने प्रोडक्ट का एक ऐसा इमेज बनाया है जो बिना नशे के किसी को रिफ्रेशमेंट देता है। इस ड्रिंक को सोसाइटी का हर एक आदमी पीता है और हर आदमी को जानना है उसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इमेजिनेशन। द एन्चेंटेड केटल। आज से 50 सालों पहले एक गांव का रहने वाला डॉक्टर शहर गया और वहां एक मेडिसिन शॉप में जाकर वहां काम करने वाले क्लर्क के साथ बातें करने लगा। उस डॉक्टर की लाइफ का मिशन था लोगों को अमीर बनाना और उसने क्लर्क के साथ लगभग 1 घंटे तक बात की और फिर वो वहां से निकल गया और एक केटल लेकर वापस अंदर आया और उसे स्टोर में रख दिया। क्लर्क ने उस केटल को अच्छे से देखा और फिर अपनी जेब से $500 निकालकर डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर ने फिर उसे एक पेपर पकड़ाया जिसमें एक सीक्रेट फॉर्मूला लिखा हुआ था। उस पर लिखे हुए शब्दों की कीमत बहुत ज्यादा थी, पर इसकी खबर उस डॉक्टर को नहीं थी। क्लर्क ने इस सीक्रेट फॉर्मूला को अपनी लाइफ की सारी बचाई हुई कमाई से खरीदा था और वो ये करके काफी बड़ा रिस्क ले रहा था। इसके बाद ऑथर ने हम सबको सोचने के लिए कहा और बताया कि उस केटल की वजह से आज दुनिया भर में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, चाहे वो शुगर केन उगाने वाला किसान हो या फिर कोई कॉपीराइटर। इस केटल की वजह से आज पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पैसा और शोहरत हासिल की गई है जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। वो क्लर्क और कोई नहीं बल्कि एसा सैंडलर थे और उन्होंने उस केटल में इमेजिनेशन का सीक्रेट मिलाकर कोका कोला नाम की कंपनी बनाई जिसके बारे में आज सारी दुनिया जानती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि कभी भी अपनी इमेजिनेशन को छोटा नहीं रखना चाहिए और हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारा कौन सा आइडिया हमारी और दूसरों की लाइफ बदल कर रख दे। यूजिंग इमेजिनेशन टू क्रिएट आइडियाज। ऐसे कई बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में एक चीज कॉमन होती है, उस कंपनी के आइडिया। क्रिएटर्स को यह पता होता है कि आइडियाज को एक प्लान की हेल्प से पैसों में बदला जा सकता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से पैसा आ सकता है, तो आप गलत हैं। जब पैसा बड़ी क्वांटिटी में आता है, वो कभी मेहनत का फल नहीं होता। पैसा सिर्फ आपकी प्रूफ की हुई टेक्निक्स और उसके लिए आपने काम किया हो तो ही मिलता है। ऑथर कहते हैं कि आइडिया की कीमत सबसे ज्यादा होती है। हर सेल्समैन को आइडिया बेचना आना चाहिए। जो चीज नहीं बिकती उसका आइडिया बेचना एक अच्छे सेल्समैन को आना चाहिए और आइडिया का प्राइस इंसान खुद तय कर सकता है
और अगर वो होशियार है तो उतनी प्राइस ले भी लेता है। सालों पहले जब ऑथर ने ये बुक लिखी थी, तब की बात करते हुए ऑथर ने कहा है कि पहले थिएटर आर्टिस्ट जगह जगह घूम के बहुत पैसा कमाने लगे, पर उनका काम उनके खुद के आइडियाज से नहीं पर किसी और के आइडियाज से बनता था। उस समय ऑथर ने लिखा है कि रेडियो इंडस्ट्री में लोग इससे भी ज्यादा पैसा कमाएंगे, पर अपनी क्रिएटिविटी और आइडिया से और अच्छी तरह से प्लान किए हुए प्रोग्राम से। और आज हम देख ही रहे हैं कि सिर्फ रेडियो नहीं पर टीवी पर भी ऐसे वेल प्लान शोज की डिमांड है। इन रेडियो प्रोग्राम्स के क्रिएटर्स को अपनी ऑडियंस को कस्टमर्स में बदलना आना चाहिए। बहुत लोग जिंदगी में एक बड़े ब्रेक या अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करते हैं, पर उस ब्रेक के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ब्रेक के बाद भी हार्ड वर्क सालों तक करना पड़ता है जब तक सक्सेस ना मिले। आपके दिमाग से निकले आइडियाज आपके दिमाग से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये दिमाग कभी ना कभी बंद हो जाएगा, पर आइडिया हमेशा जिएंगे। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत भी एक आइडिया से हुई थी और उस आइडिया के क्रिएटर जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद आज भी वो आइडिया बहुत स्ट्रांगली पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम दुनिया के किसी भी रिलीजन को अगर स्टडी करें तो हमको पता चलेगा वो किसी के ब्रेन की इमेजिनेशन का एक नतीजा है और उनके आइडियाज में इतनी ताकत थी कि वो दुनिया भर तक पहुंच पाए और लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए, जिससे कि वो रिलीजन लोगों ने अपनाया और फॉलो करना शुरू किया और हजारों सालों के बाद भी करते हैं। इसलिए इमेजिनेशन का यूज करते हुए आइडियाज बनाना हमारी सक्सेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, प्लानिंग द सेल ऑफ सर्विसेज। सक्सेसफुल बनने के 13 स्टेप्स में से एक है बेहतर प्लानिंग करना। आपकी प्लानिंग प्रैक्टिकल हो और पॉजिटिव चेंज ला सके तभी उसे अच्छी प्लानिंग कहा जा सकता है। अच्छे प्लान्स बनाने के लिए कुछ बातें याद रखनी जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको आपके प्लान्स सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। उस मदद के बदले आप भी उन्हें क्या देंगे ये भी सोचिए, क्योंकि कोई भी इंसान बिना कुछ पाए आपको पूरी जिंदगी मदद नहीं करेगा। ऐसे लोग के ग्रुप को आप अपना मास्टरमाइंड ग्रुप कह सकते हैं और अपने उस मास्टरमाइंड ग्रुप में सबके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखिए, क्योंकि जहां रिलेशंस अच्छे नहीं होते वहां कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं बन पाता, पर जहां रिलेशंस अच्छे होते हैं वहां हर चीज के सक्सेसफुल होने के चांसेस अपने आप ही बढ़ जाते हैं। आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपको प्लान्स देगा, पर जब आप खुद कोई प्लान बनाएं तब अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ उसे जरूर डिस्कस करें। अगर कोई प्लान फेल हो जाए तो उसे दूसरे प्लान से बदलिए और अगर फिर भी फेल हो तो वापस बदलिए। ऐसे ही जब तक कोई प्लान सक्सेसफुल ना हो तब तक उसे बदलते जाइए। प्लान्स फेल होना एक टेम्पररी डिफीट है। एडिसन ने भी ये टेम्पररी डिफीट 10,000 बार देखी थी, पर वो अपना प्लान चेंज करते रहे और जब तक उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तब तक हिम्मत नहीं हारी। टेम्पररी प्लान्स की वजह से हार जाने से एक ही बात साबित होती है कि आपको अपने प्लान्स चेंज करने की जरूरत है। हेनरी फोर्ड के पास भी एक अच्छा प्लान था जो फोर्ड से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं होता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में बस एक अच्छे प्लान की जरूरत होती है। बिकमिंग अ गुड लीडर। ऑथर कहते हैं कि लीडरशिप भी प्लानिंग का एक पार्ट है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और पैसे कमाने हैं तो लीडर बनना पड़ेगा। हर आदमी को पता होना चाहिए कि उसे लीडर बनना है या फॉलोअर। फॉलोअर बनना भी बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ फॉलोअर बने रहने से कभी सक्सेस नहीं मिलती। लीडरशिप में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि लीडरशिप कभी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं और डिक्टेटर्स की जबरदस्ती भी दुनिया पे टिक नहीं पाई। अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की जरूरत है। सबसे पहले तो जॉब ढूंढना, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करना, उसके बाद एक रिटन ब्रीफ भेजना। इन सब स्टेप्स को अच्छे से प्लान करने के बाद उन पे काम करने से आपको एक अच्छी जॉब जरूर मिल सकती है। दुनिया बदलती रहती है और इस बदलती दुनिया में अच्छी सर्विस बहुत जरूरी है। सब सेक्टर्स अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देना चाहते हैं और जिन्होंने अपनी सर्विस पे ध्यान नहीं दिया उन्हें अपने कस्टमर्स खोने पड़े हैं। अब क्वांटिटी के साथ क्वालिटी और स्पिरिट भी जरूरी बन गए हैं। इन तीनों के साथ मिलने से ही अच्छी सर्विस दी जा सकती है, जिसे ऑथर QQS रेटिंग कहते हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि पर्सनल सर्विसेज देने वाले लोग किसी चीज बेचने वालों से अलग होते हैं, पर सर्विस प्रोवाइडर्स भी एक कमोडिटी बेचने वाले इंसान के समान ही एक बिजनेसमैन होते हैं और उन्हें अपनी सर्विस की सही प्राइस मिलना जरूरी है।
ऑथर साथ में फेलियर रीजंस भी बताते हैं जो नॉर्मली लोगों को सक्सेस से दूर रखता है। फेलियर का रीजन मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी उस फेलियर को जीत में बदलने की सही कोशिश की जा सकती है। Why people fail। लोग अक्सर अपनी जरूरतों को अपनी वैल्यू समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। उनकी जरूरतें उनकी रियल वैल्यू से कहीं ज्यादा या कम हो सकती हैं। इसलिए अपनी असली वैल्यू जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैसा आ जाने से ही इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता, उस पैसे को सही तरीके से ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। आप अपने खाने में जो कुछ भी चीजें लेते हैं वो सब बहुत दूर देशों से आती हैं। वो सब एक ऑर्गेनाइज तरीके से आके आपकी प्लेट पर एक साथ मिलती हैं। वैसे ही पैसों को भी ऑर्गेनाइज तरह से रखना चाहिए जिससे कि एक पूरा मील बन सके। लाखों लोग बिना कुछ किए पैसा कमाना चाहते हैं। उन्हें जितनी सैलरी चाहिए उतना काम उन्हें नहीं करना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कम काम करके या सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड होके ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, पर ये सच नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत किए कभी कोई सक्सेसफुल या रिच नहीं बना। ऑथर हार्डवर्क पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और कहते हैं कि लोगों की मेंटालिटी होती है कम काम करने की। अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो उसके लिए लॉन्ग टर्म मेहनत भी करनी पड़ती है। खुद के ऊपर काम करते रहना पड़ता है और कॉन्स्टेंटली खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है, जिससे कि हम मार्केट में न्यू आइडियाज लेकर आते रहें। जो भी सक्सेसफुल हुआ है वो हमेशा मार्केट से काफी ज्यादा आगे चला है और किसी भी ट्रेंड के आने से पहले ही खुद को उसके लिए प्रिपेयर किया है, जिस वजह से उसकी वेल्थ टाइम के साथ बढ़ी है। चैप्टर 7 डिसीजन, द इनएबिलिटी टू डिसाइड। एक एनालिसिस के हिसाब से 25,000 लोगों के फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन डिसीजन ना ले पाना था। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि किसी चीज को टालना, जो कि डिसीजन का ऑपोजिट वर्ड भी है और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब ऐसे लोगों का एक सर्वे किया गया जिन्होंने $1 मिलियन से ज्यादा पैसे कमाए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा डिसीजंस पूरे करने की कोशिश की थी और धीरे धीरे जरूरी डिसीजंस चेंज भी किए थे। हेनरी फोर्ड की क्वालिटीज में से एक है डिसीजंस लेके उन्हें पूरा करना। इसी क्वालिटी की वजह से उन्होंने फेमस मॉडल टी बनाया था, जबकि उनके बहुत से एडवाइजर्स और बायर्स उन्हें अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कह रहे थे। ज्यादातर लोग जो पैसा नहीं बना पाते, उसका रीजन ये है कि वो दूसरों की राय लेने में रह जाते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती चीज है जो सब लोगों के पास देने के लिए तैयार होती है। अगर आप अपने डिसीजंस के बारे में दूसरों की राय मांगने लग गए तो फिर आप कभी अपने डिजायर और अपनी विशेस पूरी नहीं कर पाएंगे। बस ऐसे ही लोगों से राय लेना चाहिए जो आपके विजन को समझते हैं और उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। यही लोग आपके मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप जिससे भी मिल रहे हैं वो भी आपकी तरह पैसों की दौड़ में है। अगर आप सबको अपने आइडियाज बताने लग गए तो आपको कभी जान के हैरानी होगी कि वही लोग आपका आइडिया इस्तेमाल करके आपसे आगे निकल गए। दुनिया के सबसे महान डिसीजंस बहुत बड़े खतरों के होते हुए भी लिए गए थे। लिंकन ने जब डिसीजन लिया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन अनाउंस करेंगे, तब उन्हें पता था कि उनके काफी दोस्त और पॉलिटिकल सपोर्टर्स उनके खिलाफ हो जाएंगे। उन्हें यह भी पता था कि उसकी वजह से बहुत लोगों की जान भी जा सकती है और एंड में लिंकन की खुद की जान भी उसी वजह से गई थी। द अप्रोच ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने भी अपने पर्सनल व्यूज बदलने से बेहतर जहर पी लेना समझा था। अमेरिका की आजादी के लिए भी ऐसे ही कई महान लोगों ने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं। 1770 के प्रोविंशियल असेंबली के वक्त सैमुअल एडम्स और जॉन हैनकॉक हो, या फिर फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग में पैट्रिक हेनरी, इन सब महान लोगों ने इम्पोर्टेंट टाइम पे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेके अमेरिका को आजादी दिलाई है और अमेरिका में मानवता को जीत दिलाई है। लोगों को समझना चाहिए कि जिस पावर से यूएस को अपनी आजादी मिली है, उसी पावर से हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में अपने डिसीजंस लेने चाहिए। जिंदगी में किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नेचर सिर्फ अपने रूल्स पे चलता है, किसी चमत्कार पे नहीं। ये रूल्स उन सब लोगों के लिए हैं जिनके पास उन्हें यूज करने के लिए श्रद्धा और हिम्मत है। वो देश की आजादी के लिए भी काम में आ सकते हैं और एक इंसान के खुद की कमाई के लिए भी। लीडर्स हमेशा डिसीजंस लेते हैं, बहुत जल्दी और सॉलिड डिसीजंस, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि वो लीडर हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत इज्जत है जिन्हें पता है कि उनके डिसीजंस उन्हें कहां लेके जाएंगे।
डिसीजन ना ले पाना भी एक बहुत बुरी आदत है। ये आदत आमतौर पे बचपन में शुरू होती और फिर बहुत लंबे समय तक चलती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक वीक पॉइंट ये भी है कि वो बच्चों को सॉलिड डिसीजंस लेने की आदत नहीं सिखाती है, जिस वजह से फॉर्मल एजुकेशन बच्चों की रियल लाइफ में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता और उन्हें फाइनेंशियली कोई खास बातें नहीं सिखा पाता, जिस वजह से बड़ी बड़ी डिग्रीज मिलने पर भी लोग अच्छी जॉब्स या सैलरी मिलने के लिए कोशिश ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे कैसे कमाए जाते हैं इस बारे में मालूम नहीं होता। सॉलिड डिसीजन लेने के लिए हमेशा हिम्मत की जरूरत होती है, और कई बार तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत। जो इंसान जैसे सैमुअल एडम्स आजादी चाहते थे, ठीक उसी तरह ही अगर अमीर बनना चाहेगा तो वो जरूर अमीर बनेगा। चैप्टर 8 परसिस्टेंस, हाउ टू डेवलप परसिस्टेंस। परसिस्टेंस यानी कि किसी इंसान की जिद उसकी इच्छा को पैसों में बदलने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सक्सेसफुल लोगों को आमतौर पे इमोशनलेस इंसान की तरह देखा जाता है, पर असल में ये उनकी किसी चीज के लिए डेडिकेशन है और उसे वो स्ट्रिक्टनेस के साथ हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये डेडिकेशन ना होना भी अनसक्सेसफुल होने का एक मेजर रीजन है। मर्दों में ये बहुत देखा जाता है। इसे कोशिश करके पाया जा सकता है, और अगर आपको लगता है कि आप परसिस्टेंस के मामले में वीक हो तो आपको अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही आपका डेडिकेशन अपने गोल के लिए इम्प्रूव होगा और टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, जिससे कि आप सही डिसीजन लेना सीख सकेंगे। उनकी मेहनत को देख के आपको भी ज्यादा कोशिशें करने का मन होगा। जो आदमी गरीबी के बारे में सोचता है वो उसे पाता है, जैसे जो पैसे को सोचता है पैसा चाहता है। तो जो भी इंसान पैसों के बारे में नहीं सोचता वो अपने आप गरीबी के बारे में सोचने लग जाता है। और आपको पैसों के बारे में सोचते वक्त ध्यान रहना होगा, तभी आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। परसिस्टेंस का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा और वही आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। ब्रॉडवे की बात करते हुए भी ऑथर कहते हैं कि ब्रॉडवे मरी हुई इच्छाओं का कब्रिस्तान है। बहुत लोग वहां नेम एंड फेम कमाने आते हैं, पर इतने लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ हासिल कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रॉडवे मास्टर करने का राज जान लिया है, जो है डेडिकेशन। द परसिस्टेंस ऑफ फैनी हर्स्ट। फैनी हर्स्ट की कहानी में भी आपको ग्रेट व्हाइट वे को जीतने के लिए डेडिकेशन दिखेगी। जब वो 1915 में न्यूयॉर्क आई तब उन्हें अपनी राइटिंग से पैसे कमाने थे, पर ये सब तुरंत नहीं हुआ। उन्होंने बहुत इंतजार किया, पर वो हार नहीं मानी। उन्होंने डेडिकेशन से हर बार छोटी छोटी हार का सामना करके बड़ी जीत हासिल की। अपनी पहली कहानी पब्लिश करने से पहले उनको एक पब्लिशर ने 36 बार रिजेक्ट किया था, पर जब उनकी बारी आई तब उन्होंने इतना पैसा कमाया कि वो गिन नहीं पा रही थी। ऑथर कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स ब्रॉडवे के बाहर घूमते हैं, पर वो अपना गोल हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड नहीं है। What W.C. Fields did। यूएस में डिप्रेशन के समय W.C. Fields ने अपना कॉमेडियन का जॉब हाथ से गवा दिया था और उनके पास कोई पैसा नहीं था। उन्होंने अपना फील्ड चेंज करके मूवीज में काम करने का डिसीजन लिया जब वो 60 साल के थे। इसी मेहनत में उनकी एक बार गर्दन भी टूट गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। जब तक उन्हें एक बड़ा मौका नहीं मिला तब तक वो मेहनत करते रहे। ये उनके अंदर की जिद ही थी कि उन्हें मालूम था कि अगर वो इस एज में भी मेहनत करेंगे तो किसी न्यू फील्ड में भी अच्छा करियर बना सकेंगे। और ऐसा ही हुआ। अपने अच्छे काम की वजह से वो एक बड़ी एज में भी काफी सक्सेसफुल हुए और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। एडी कैंटर्स जर्नी। एडी कैंटर ने 1929 के स्टॉक क्रैश में अपना सारा पैसा खो दिया, पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और टाइम के साथ साथ डेडिकेशन से मेहनत की और एक दूसरी फील्ड में $10,000 की नौकरी पाई। उन्होंने जितना भी पैसा हारा था वो उन्होंने वापस कमाया और पहले से ज्यादा कमाया, पर ऐसा आसानी से नहीं होता है और ऐसे चांसेस हर किसी को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े मौके खुद से लाए जाते हैं और उन्हें बहुत ही ध्यान से ढूंढना पड़ता है, और जब भी सही टाइम हो तब उस मौके का फायदा उठाना पड़ता है। डेडिकेशन से किसी चीज के लिए मेहनत करने पर ही इतने बड़े मौके मिलते हैं। हाउ टू डेवलप डेडिकेशन। डेडिकेशन हासिल करने के लिए ऑथर ने 4 स्टेप्स बताए हैं। एक है कि लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए जुनून होना चाहिए। जब लाइफ में एक रूटीन हो तो इंसान कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर सकता है और दूसरों से आगे निकल सकता है।
दूसरा है कि एक प्लान होना चाहिए जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्रैक्टिकल हो। इस तरह से हम चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और प्लान बनाने से आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है और हमको पता चलता है कि हमको और क्या क्या करना है और हम अपने गोल से कितने पीछे हैं। तीसरा है कि आपका दिमाग किसी भी नेगेटिव या फिर निराश करने वाले संगत से दूर रहना चाहिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सक्सेस के लिए सही माइंडसेट ही सब कुछ है और वो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, इंसान उतनी ही जल्दी अपने गोल्स को पूरा कर सकेगा। और चौथा रूल कहता है कि ऐसे किसी इंसान या लोगों के ग्रुप से दोस्ती रखनी चाहिए जो आपको आपके प्लान और गोल की तरफ आगे बढ़ने में हौसला देंगे। उनके साथ रहना चाहिए। हमारी संगत हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होती है क्योंकि जिस तरह के लोग हमारे साथ होते हैं वो लोग ही हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। द पावर ऑफ बोल्डनेस। किंग एडवर्ड का नाम दुनिया के सबसे पावरफुल थ्रोन यानी राजगद्दी छोड़ने का डिसीजन के लिए जाना जाता है और उन्होंने ऐसा सिर्फ अपनी पसंद की लड़की के साथ रहने के लिए किया था, जो कि एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन था। दुनिया में ज्यादातर लोग विंडसर के राजकुमार और वॉलेस सिम्पसन की तारीफ करेंगे क्योंकि वो बोल्ड थे और उन्होंने तब तक कोशिश की जब तक उन्हें जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल नहीं गया। जब ऑथर ने हेनरी फोर्ड को ऑब्जर्व किया तब उन्हें पता चला कि उन्होंने जीरो से शुरू करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। एडिसन भी सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस किए। इन दोनों में अपने गोल के लिए डेडिकेशन थी जिसने इनको अपने प्लान्स के हिसाब से मेहनत करने पे मजबूर किया। ऑथर कहते हैं कि जब दुनिया के बड़े साधु संत के बारे में पढ़ें तो पता चलता है कि डिजायर, डेडिकेशन और एक सॉलिड विजन उनके हासिल किए हुए वैल्यूज के मेन रीजंस थे। चैप्टर 9 पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। द 3 मेजर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ऑथर कहते हैं कि नॉलेज पाने के लिए 3 मेजर सोर्सेज होते हैं जो हैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस। इस तरह का नॉलेज हासिल करने के लिए हमारी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और हम जितना ज्यादा दिमाग क्रिएटिव एनर्जी में लगाएंगे उतना ही हमारा नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस। इससे हम समझ सकते हैं कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें हुए इवेंट्स को हम जानकर और समझकर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन की वजह से ही हम अपने फ्यूचर में सही डिसीजंस ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। साइंस की फील्ड में हम देखते हैं कि रिसर्च पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक उसी तरह लाइफ की हर फील्ड में भी हमको जरूरत है हर रोज नया डेटा कलेक्ट करने की और उसको ऑर्गेनाइज करने की। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम टाइम के साथ एक बहुत बड़ा डेटाबेस बना सकते हैं और इसको हासिल करने के लिए एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस से ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी पर फोकस करना पड़ता है। यूजिंग पावर ग्रुप टू गेट मनी। पैसे पाने के लिए पावर बहुत जरूरी है। प्लान्स का भी कोई मतलब नहीं बनता अगर उन्हें सक्सेसफुल करने की मेहनत के लिए आपके पास पावर नहीं है। पावर को हम ऑर्गेनाइज्ड और बहुत समझदारी से लगाया हुआ ज्ञान कह सकते हैं। इस ज्ञान को हम इन्फिनिट नॉलेज, हासिल किए हुए एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च से पा सकते हैं। इस ज्ञान को प्रैक्टिकल प्लान्स में बदल के और उन्हें एक्शन में बदल के पावर को बनाया जा सकता है। जो इंसान अपने आप को ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल करता है जो अपनी एडवाइस और समझ आपसे शेयर करें तो उसमें से फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो सकते हैं। ऐसा एक हेल्पफुल ग्रुप सभी बड़े लोगों के पाए जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब 2 दिमाग मिलते हैं तब वो अपने समान एक इनविजिबल तीसरा दिमाग बनाते हैं। इंसान का दिमाग एनर्जी का एक फॉर्म है। जब ऐसी एनर्जी साथ मिल जाती हैं तो आइडियाज की बाढ़ आ जाती है। जो पहले कभी सोचा ना हो वो गोल हमारे सामने दिखाई देने लगते हैं। ये ग्रुप्स हमको बड़े से बड़े गोल को पूरा करने में हेल्प करते हैं। हाउ द ग्रेट्स यूज देयर ग्रुप्स। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में 50 लोगों को रखा था जिससे उनके स्टील प्रोडक्शन और सेल्स में ग्रोथ हो। उन्होंने अपना कमाया हुआ सब कुछ वो मास्टरमाइंड ग्रुप की बदौलत होने का ऐलान भी किया था। ये हम सब जानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ बैटरीज एक अकेली बैटरी से ज्यादा पावर देगी। वैसे ही जब इंसानों के दिमाग मिलते हैं तब वो भी एक अकेले दिमाग से ज्यादा पावरफुल होते हैं। हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन दोस्त थे। एक मुद्दे की बात यह भी है कि जब से फोर्ड हार्वी फायरस्टोन, जॉन बरोज और लूथर बर्बैंक के साथ मिलना शुरू किया उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। गांधी जी भले ही अकेले निकले थे अंग्रेजों से लड़ने, पर वो और लोगों से मिलते गए और लाखों लोगों के साथ और एक कॉमन गोल से वो पावरफुल इंसान बने। जब पैसों के लिए पावर का इस्तेमाल किया जाता है तब उसमें श्रद्धा मिली हुई होनी चाहिए।
साथ में डिजायर भी होनी चाहिए। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सभी एक चीज में मानते हैं और वो है सोचने का तरीका। आपके पॉजिटिव थॉट्स आपको सक्सेस दिलवा सकती है और नेगेटिव थॉट्स आपको डुबा भी सकते हैं। 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश ने लाखों लोगों को बुरे दिन दिखाए थे। ये किताब खास उन लोगों के लिए लिखी गई थी जो वापस अच्छे दिन देखना चाहते थे। अमीरी और गरीबी अक्सर अपनी जगह बदलती हैं। जब अमीर गरीब बनता है तब उसके पीछे कोई प्लान नहीं होता, पर जब एक गरीब अमीर बनता है तब उसके पीछे एक बहुत सोचा समझा प्लान होता है, क्योंकि अमीरी खुद नहीं आती, उसे लाना पड़ता है। चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, द पावर ऑफ सेक्स। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है बदलाव, किसी एक चीज का या एक एनर्जी का दूसरे में बदलाव होना। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को ऑथर एक पावरफुल टूल मानते हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है फिजिकल डिजायर के थॉट्स को किसी और चीज में बदलना। सेक्स की डिजायर इंसान की सबसे मजबूत इच्छाओं में से एक है। ये इच्छा की वजह से इंसान इमेजिनेशन, हिम्मत, इच्छा शक्ति, डेडिकेशन और क्रिएटिव एबिलिटी भी डेवलप कर सकता है। सेक्स की इच्छा इतनी स्ट्रांग है कि इसके लिए लोग जिंदगी और अपनी रेपुटेशन भी दांव पे लगा देते हैं। सेक्स के डिजायर से पैदा होती हुई हर एक चीज बहुत ताकतवर क्रिएटिविटी ला सकती है जो पैसा कमाने के काम आ सके। ये बदलाव के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है और उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलना तय है। सेक्स की इच्छा को मारना सही बात नहीं है, पर उसको इस तरह से यूज करना चाहिए कि इंसान के शरीर, दिमाग और आत्मा के लिए अच्छा हो। साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि बहुत सक्सेसफुल लोगों ने अपने सेक्स नेचर को कंट्रोल में रखा था। ऐसे लोग जिन्होंने सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को सीखा था। यूजिंग सेक्सुअल डिजायर टू इंक्रीज क्रिएटिविटी। दूसरी बात ये पता लगी है कि लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर जैसे फील्ड के सक्सेसफुल लोग औरतों से बहुत इंस्पायर्ड थे। सिक्स्थ सेंस की बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस क्रिएटिव इमेजिनेशन है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसे यूज नहीं करते और जिन्होंने किया है वो शायद गलती से हुआ हो। बहुत कम लोग सोच समझ के इसे यूज करते हैं। सिक्स्थ सेंस ही एक जीनियस और एक नॉर्मल इंसान में फर्क बनाती है। एक जीनियस अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन से बहुत कुछ पैदा कर सकता है। जब इंसान का क्रिएटिव सेंस काम करता है तब उसके दिमाग के वाइब्रेशंस कई गुना बढ़ जाते हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े फाइनेंसियर से जब पूछा गया कि वो डिसीजंस लेने से पहले आंखें क्यों बंद करते हैं, तब उन्होंने कहा कि आंखें बंद करने से उन्हें एक सुपीरियर इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस होता है। डॉक्टर एल्मर गेट्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने 200 से ज्यादा पेटेंट्स अपने नाम करवाए हैं। उनकी लेबोरेटरी में एक पर्सनल कम्युनिकेशन रूम था जिसमें बस एक चेयर और टेबल थी और लिखने के लिए एक पैड। साउंड प्रूफ रूम में लाइट्स ऑफ करके वो घंटों तक बैठते और कई साइंटिफिक इन्वेंशंस को इमेजिन करके लिखते। डॉक्टर गेट्स जैसे जीनियस अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से इन्वेंशंस करते थे, जबकि कई सारे लोग आज भी बस कुछ भी इन्वेंट करने के लिए इन्वेंशंस करते हैं। हिस्ट्री में ऐसे कई लोगों के नाम हैं जिन्होंने औरतों से इंस्पायर्ड होकर अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को काम पे लगाया है। नेपोलियन बोनापार्ट इनमें से एक थे। जब वो अपनी पहली वाइफ जोसेफीन से इंस्पायर्ड थे तब वो बहुत ही सक्सेसफुल थे। जब वो जोसेफीन से दूर हुए तब से उनका बुरा समय शुरू हुआ। हम सब ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहकर बहुत अच्छा काम करते थे और पत्नियों के जाने के बाद उनके हालात बदल जाते हैं। Why most people succeed after 40? सेक्स की इच्छा में बहुत ताकत है। जब इसे ट्रांसम्यूट किया जाए तो इंसान को क्रिएटिविटी के सबसे ऊपर के लेवल पे ले जाती है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग 40 की उम्र के बाद सफल होते हैं क्योंकि उससे पहले वो सेक्स को फिजिकली यूज करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि इसे कोई और तरह से इस्तेमाल करने पे बहुत क्रिएशंस हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने शराब के नशे में भी क्रिएटिव एबिलिटी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। एडगर एलन पो, जेम्स डब्ल्यू राइली और रॉबर्ट बर्न्स जैसे बड़े बड़े पोएट्स ने अपनी सबसे फेमस पोएम्स शराब के नशे में लिखी हैं। पर इसी शराब के नशे में बहुत से राइटर्स और दूसरे लोग बर्बाद भी हुए हैं। एक टीचर की डिस्कवरी के हिसाब से जो इंसान सबसे ज्यादा सेक्सुअल प्रेफरेंसेस रखते हैं वो बहुत अच्छे सेल्समैन बनते हैं। उनकी वो क्वालिटी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। हाथ मिलाने, आवाज से, बॉडी लैंग्वेज और थॉट्स के वाइब्रेशन से ये सब चीजें सामने के इंसान को अट्रैक्ट करती हैं। जिन लोगों में सेक्स एनर्जी नहीं होती वो कभी दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते। एक पब्लिक स्पीकर, लॉयर या सेल्समैन जिसमें सेक्स एनर्जी नहीं है वो दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते और इसीलिए वो फ्लॉप हो जाते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट्स ने भी ये डिस्कवर किया है कि दुनिया के सबसे हार्ड क्रिमिनल्स भी
एक औरत के इन्फ्लुएंस में आके सुधर जाते हैं। हालांकि सिर्फ सेक्स की वजह से ऐसा हुआ हो, ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। इसके पीछे का कारण है लव, जो इंसान की सॉफ्ट साइड को बाहर लाती है। लव, रोमांस और सेक्स किसी भी इंसान को कामयाब बना सकती है। प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो एक सेफ्टी वैल्व है और अच्छे इमोशंस की जांच करता है। जब ये तीनों इमोशंस मिलते हैं तब वो किसी इंसान को जीनियस बनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि प्यार में बिछड़ना भी क्रिएटिव एबिलिटी को बूस्ट देता है। अक्सर लोग समझते हैं कि प्यार का चले जाना बुरी बात है। हाँ, वो इमोशनली एक बुरी फीलिंग है, पर अगर इस फीलिंग को ट्रांसम्यूट किया जाए तो वो भी क्रिएटिविटी ला सकती है। पहले के जमाने में भी एक शिकारी शिकार करके लड़की का दिल जीतने की कोशिश करता था। आज भी आदमी जो भी करते हैं वो औरतों का दिल जीतने के लिए करते हैं। अगर उनकी जिंदगी से औरतों को निकाल दें तो उनमें पैसा कमाने की कोई डिजायर नहीं बचेगी। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। यूजिंग द सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड, या जिसे हम हमारा छोटा दिमाग कहते हैं, वो अपने आप में इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स को स्टोर करके बैठा होता है, जिसमें हमारी पांचों सेंसेस में से किसी भी सेंस से मिले हुए मैसेज या एक्सपीरियंस को संभाल के रखा जाता है और जरूरी टाइम आने पे उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। आप अपने प्लान्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हो, या फिर किसी ऐसे काम को भी करने को जो आप पूरा करना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करेगा। जिन प्लान्स में पैशन होता है और साथ में डेडिकेशन जुड़ी हो, उस पे सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले काम शुरू करता है। सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है। आपका यह दिमाग जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल रहेगी उसे यूज करके उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को शायद कंट्रोल ना कर पाएं, पर आप अपने प्लान्स इसको जरूर दे सकते हैं जिनको वो हकीकत में बदलने की कोशिश करेगा। बहुत से सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इंसान के दिमाग और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच का कनेक्शन है। इसके पास क्रिएटिव एफर्ट की भी बहुत पावर है। कंट्रोलिंग द सबकॉन्शियस। इस बुक के 13 चैप्टर्स वो तरीका है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद से काम करता है। अगर आप उसे कुछ करने को कहें या नहीं कहें, वो अपना काम लगातार करता रहेगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से आपकी मर्जी के काम नहीं करवाएंगे तो वो अपनी मर्जी से काम करेगा और उससे उसका नेगेटिव चीजों पर काम करना बढ़ सकता है। आपको बस ये नेगेटिव थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड से दूर रखना है और सबकॉन्शियस माइंड को एक डिजायर के साथ मिलाना है। इंसान जो भी बनाता है उसकी शुरुआत एक विचार से ही होती है। इंसान वो कुछ नहीं बना सकता जो वो सोच नहीं सकता। सोचने से उसको इमेजिन करने का मौका मिलता है और जब कंट्रोल्ड इमेजिनेशन हो तो अच्छे प्लान्स बन सकते हैं। बहुत सी थियरीज से ये प्रूव होता है कि सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीजों को पहले एक्सेप्ट करता है जिसमें फीलिंग्स जुड़ी हों। अब फीलिंग्स अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। हमें ये जानना होगा कि हमारे थॉट्स के साथ क्या बुरी फीलिंग्स वहां जा रही हैं। अगर नेगेटिव फीलिंग्स जा रही हैं तो उन फीलिंग्स को निकाल के अच्छी फीलिंग्स को हमें हमारे हिसाब से इंसर्ट करना है। हमारे थॉट्स ही अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह से अपना फ्यूचर डिजाइन कर पाएंगे, इसलिए उनको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। टाइप्स ऑफ फीलिंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में 7 पॉजिटिव फीलिंग्स और 7 नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स में डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुजियाज्म, रोमांस, होप आती है। वैसे तो इंसानों में और भी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, पर पैसे कमाने के लिए यही इमोशंस सबसे जरूरी हैं। वैसे ही इंसानों में 7 नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे फियर, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन एंड एंगर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस दोनों एक साथ दिमाग पे राज नहीं कर सकते। एक समय कोई एक ही टाइप का इमोशन रह सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम सिर्फ पॉजिटिव रिएक्शन को ही दिमाग पे राज करने दें। हमने बहुत लोगों को देखा होगा जो भगवान की तभी प्रार्थना करते हैं जब सब कुछ फेल हो गया हो। जब आखिरी रास्ते में वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तब उनके मन में डर और एंजाइटी होती है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है और वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से मिलता है। नेगेटिव फीलिंग से बना हुआ थॉट कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। आप चाहे कितनी भी बुक्स खरीद लें, भगवान से प्रार्थना करें और उन्हें कितनी भी बार पढ़ लें, आपकी प्रार्थना के साथ क्या क्या जा रहा है वो जरूरी है। फेथ और डर कभी साथ में नहीं रह सकते। अगर उन्हें साथ रखा तो इंसान को ही सफर करना पड़ता है। चैप्टर 12, द ब्रेन। आवर थॉट्स हैव फ्रीक्वेंसीज।
सालों पहले जब ऑथर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डॉक्टर एल्मर गेट्स के साथ काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, और वो ये थी कि इंसान का दिमाग उसके थॉट्स के वाइब्रेशन का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन दोनों है। रेडियो स्टेशन के जैसे ही इंसान का दिमाग भी अलग अलग वाइब्रेशन के थॉट्स पकड़ सकता है। जिस थॉट के वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, उसी थॉट को इंसान आसानी से उठा सकता है। जब इंटेंसिटी की बातें करें तो सभी इमोशंस में से सेक्स के इमोशन इंसान के दिमाग में सबसे ऊपर रहता है। जब दिमाग सेक्स के बारे में सोचता है तब काफी ज्यादा तेजी से और वाइब्रेशन से सोचता है। जब दिमाग ज्यादा वाइब्रेट करता है तब वो ना सिर्फ आसपास के दूसरे थॉट्स को पकड़ता है, पर आपके थॉट्स के साथ इमोशन भी जोड़ता है, जिससे आपके थॉट्स दिमाग से निकलने पर इमोशन अपने साथ जोड़े हुए रखे। आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जो आपके थॉट्स बाहर भेजता है, और रिसीविंग स्टेशन आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन है जो आसपास से थॉट्स पकड़ता है। द सीक्रेट्स ऑफ द ब्रेन। इंसान ने अभी तक दिमाग की शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जाना है। दिमाग के बारे में भी इंसान ने अब तक बहुत कम जाना है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने आज तक जितना भी जाना है वो बस दिमाग की नर्सरी की पढ़ाई जितना है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक फेमस प्रोफेसर ने कहा था कि इंसान के दिमाग में 10 बिलियन से 14 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं जो दिमाग में चीजों को ट्रांसफर करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये नर्व सेल्स किसी भी अलग अलग टाइप के नहीं, बट एक फिक्स पैटर्न में बनाए हुए हैं। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने एक से ज्यादा दिमाग को साथ मिला के काम करना सीख लिया है, और वो अपने एसोसिएट्स के साथ ये करते थे। ऑथर और उनके 3 एसोसिएट्स एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठते थे और प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे। जिसके दिमाग में जो भी ख्याल हो वो शेयर करता है, और इस मेथड से वो प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर लिया करते थे और अच्छे आइडियाज पर जल्दी पहुंच पाते थे। ये तरीका मास्टरमाइंड प्रिंसिपल के मुताबिक काम करता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब हमारी और दूसरे के ब्रेन्स की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है तो हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं और हमारे पास ज्यादा अच्छे आइडियाज आते हैं, बजाय तब जब हम अकेले ही किसी चीज के बारे में सोचें। ये ब्रेन का एक ऐसा सीक्रेट है जो हमको बताता है कि हमारे थॉट्स में ही ताकत है, और जो दूसरों के थॉट्स को पकड़ लेती है, और फिर सबके थॉट्स मिलकर एक जैसा सोचने लग जाते हैं। सारे बड़े लोगों ने ये सीक्रेट हमेशा यूज किया है। Chapter 13. The Sixth Sense. Building Character Through Autosuggestion. इस बुक के 13th प्रिंसिपल को सिक्स्थ सेंस कहा गया है, जिसकी हेल्प से इन्फिनिट इंटेलिजेंस आपसे बात करेगी। इस प्रिंसिपल को पहले के 13 प्रिंसिपल्स को समझाने के बाद ही समझा जा सकता है। ये सिक्स्थ सेंस दिमाग के सबकॉन्शियस का वो हिस्सा है जिसे क्रिएटिव इमेजिनेशन कहा गया है। इसको आइडियाज, प्लान्स और थॉट्स का रिसीविंग एंड भी कहा जाता है। यही सिक्स्थ सेंस इंसान के दिमाग और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच का कॉन्टैक्ट है, और इसीलिए ये मेंटल और स्पिरिचुअल का मिक्सचर है। इसको एक ऐसा पॉइंट माना जाता है जहां से इंसान का दिमाग दुनिया के दिमाग से कॉन्टैक्ट करता है। ऑथर कहते हैं कि नेचर अपने रूल्स के कभी खिलाफ नहीं जाता। कभी कभी नेचर के रूल्स इतने शॉकिंग होते हैं कि लोगों को वो मिरेकल से कम नहीं लगते। स्पेंडिंग टाइम विद योर आइडल्स। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने लिखना शुरू किया उसके बहुत सालों पहले वो अपने रोल मॉडल्स के साथ एक इमेजिनरी काउंसिल मीटिंग रखते थे। इस इमेजिनरी मीटिंग में एमर्सन, पेन, लिंकन, बर्बैंक, नेपोलियन जैसी पर्सनालिटीज जो ऑथर के रोल मॉडल्स हैं, वो इनविजिबल काउंसलर्स बनते थे। रोज सोने से पहले ऑथर थोड़ी देर आंखें बंद करके एक राउंड टेबल पे इन सबको देखते थे। ऑथर सिर्फ इन सब के साथ बैठते ही नहीं थे, पर खुद को एक इमेजिनरी चेयरमैन भी बनाते थे। ऑथर का पर्पस होता था खुद के कैरेक्टर को रीबिल्ड करना, जिससे कि वो अपने इमेजिनरी काउंसिल्स की तरह बन सके। कुछ टाइम तक ये प्रैक्टिस करने के बाद ऑथर के दिमाग ने सबको एक अलग अलग पर्सनालिटी दे दी। यहाँ तक कि कुछ टाइम बाद एक रात अपने सपने में ऑथर को लिंकन दिखाई दिए और ऑथर को कहा कि उन्हें सोसाइटी की हेल्प करनी है। एक्टिवेटिंग द सिक्स्थ सेंस। कई बार इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो सिक्स्थ सेंस को जगाने का काम करती है। ड्राइविंग करते वक्त एक्सीडेंट से बाल बाल बचना इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन को भी सिक्स्थ सेंस की अच्छी समझ थी, तभी वो लोग ऐसे काम कर पाए जो किसी ने पहले कभी नहीं किए थे। सिक्स्थ सेंस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जब मर्जी आए तब यूज कर सकें। सिक्स्थ सेंस को पाने के लिए सालों की मेहनत लगती है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग 40 या 50 की उम्र से पहले इसे एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। हम जितना ज्यादा टाइम खुद के साथ बिताएंगे, हमारा सिक्स्थ सेंस उतना ही ज्यादा अच्छे से काम करेगा और हम उसे हर काम में यूज कर पाएंगे।
और जिस पैसे को हम पाना चाहते हैं उसे जल्द से जल्द हासिल कर सकेंगे। Chapter 14. How to outwit 6 ghosts of fear. Our thoughts are connected. इस चैप्टर में ऑथर ऐसे 6 टाइप्स के फियर्स की बात करते हैं जो नॉर्मली एक इंसान में पाए जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में ये डर की वजह से बहुत चीजें बिगड़ी हैं और लोगों ने बहुत कुछ खोया है। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश में भी लोगों के गरीब हो जाने के डर ने हालात और बिगाड़ दिए थे। इंसान के दिमाग में 3 मेन दुश्मन हैं जो हैं डिसीजन ना लेना, डाउट और डर। जब इनमें से कोई भी रहेगा तो सिक्स सेंस कभी काम नहीं करेगा। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस दिमाग में इन तीनों में से एक भी होगा वहां दूसरे 2 भी आ जाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसीजन। डिसीजन ना ले पाना डर को जगह देने का काम करता है। इनडिसीजन सबसे पहले डाउट को जन्म देता है और दोनों साथ में मिलकर डर पैदा करते हैं। डर की बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि डर को दिमाग में ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। डर हमारे दिमाग में बैठा हो और हमें पता भी ना चले, ऐसा भी हो सकता है। डर के मेजर 6 टाइप्स हैं। गरीबी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। और भी डर इंसान को होते हैं पर वो इन सब में ही समाये जा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि डर दिमाग का एक थॉट है। इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, वैसे ही अपने डर को भी कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर जल्दी बीमार नहीं होते क्योंकि वो बीमारी से डरते नहीं। दूसरों की ट्रीटमेंट करते वक्त उन्हें ये डर नहीं लगता कि शायद उन्हें वो बीमारी ना हो जाए, इसीलिए उन्हें वो बीमारी होती नहीं और वो आसानी से अपना काम कर पाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उस तरह का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। आप गरीबी के रास्ते के बारे में सोचकर अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो सोच लें कि आपको किस तरह की और कितनी अमीरी चाहिए। आपको पता है कौन सा रास्ता उस तरफ जाता है। उस रास्ते पर चल के आप जरूर अपने एम में सक्सेसफुल बनेंगे। आपका दिमाग ही एक ऐसी चीज है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो और उसे कंट्रोल करने से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। द फियर ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का डर सारे डरों में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्रिटिसिज्म के डर की बात करें तो लोग कहते हैं कि इंसानों में ये डर तब से है जब पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन बना है। तो कई लोग ये कहते हैं कि ये तब से है जब से औरतें अपने कपड़ों के बारे में टेंशन लेने लगी। ऑथर कहते हैं कि फैशन इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स हर साल कई नए डिजाइन्स लॉन्च करते हैं और कार मैन्युफैक्चरर्स हर साल कई नए मॉडल्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई इंसान पुरानी चीज इस्तेमाल करना नहीं चाहेगा और उनकी चीजें जल्दी बिकेंगी। ये मैन्युफैक्चरर्स लोगों के क्रिटिसिज्म के डर का फायदा उठाते हैं। ये डर लोगों में एक इनिशिएटिव को मार देता है, उनके पावर ऑफ इमेजिनेशन को खत्म कर देता है, उनकी इंडिविजुअलिटी को छोटा कर देता है और उनकी आत्मनिर्भरता को छीन लेता है और कई तरह से इंसान को डैमेज करता है। क्रिटिसिज्म ब्रिंग्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ऑथर कहते हैं कि क्रिटिसिज्म एक क्राइम है। माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा क्रिटिसाइज करके उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाते हैं। अच्छे बॉस को भी ये मालूम होता है कि एम्प्लॉइज से अच्छा काम उन्हें क्रिटिसाइज करके नहीं पर कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे के निकाला जा सकता है। इंसानों में बीमारी का डर भी बहुत देखने मिलता है। बीमारी 2 मुख्य कारण की वजह से डर बनती है। एक है मौत और दूसरा है बीमारी के पीछे होने वाला खर्चा। ऑथर कहते हैं कि बहुत लोगों को बीमारी के डर की बीमारी होती है। एक डॉक्टर के सर्वे के मुताबिक उनके पास 75% पेशेंट्स इमेजिनरी इलनेस वाले आते थे। न्यूयॉर्क में भी एपिडेमिक के दौरान गवर्नमेंट ऑफिसर ने नोटिस किया कि लोग फ्लू के डर से ज्यादा डर रहे हैं। उन्होंने न्यूज़पेपर्स को कांटेक्ट करके उन्हें फ्लू की न्यूज बंद करने की रिक्वेस्ट की। न्यूज़पेपर ने उनकी बात मानी और 1 महीने में उसका रिजल्ट दिखा। ऑथर कहते हैं कि बीमारी एक बुरे विचार से भी बनती है। वो विचार किसी और के दिमाग से हमारे दिमाग में सजेशन के जरिए भेजा गया हो या फिर हमारे खुद के दिमाग में भी बनाया हुआ हो सकता है। फियर ऑफ लूजिंग लव। प्यार खोने का डर इंसानों के दूसरों के प्यार को चोरी करने की वजह से दुनिया में आया है। ऑथर कहते हैं कि पुराने जमाने में आदमी औरतों को जबरदस्ती उठाते थे। अब भी वो औरतों को उठाते हैं पर उनका तरीका बदल गया है। अब वो अच्छे कपड़े, गाड़ियां और दूसरे जाल में फंसा के उन्हें उठाते हैं। स्टडीज कहती हैं कि इस डर की शिकार महिलाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी एक जगह टिकता नहीं और कभी भी दूसरी औरत को उठाने में लग सकता है।